ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहला सवाल बंगाल चुनाव को लेके, बंगाल का जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है। देखिए, आपके प्रश्न के उत्तर से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ही यहाँ आने के बाद समाचार पत्रों के माध्यम से और आप दोनों पता चला कि अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और संघ के सरसंघ चालक जी के बारे में ये कहा है कि वो रास्ता बदल दे, नहीं तो जनता बदल देगी उनको। शायद अशोक जी इतने सीनियर होते हुए भी उनके मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनना ठीक नहीं लगता। शब्दों की उनको मर्यादा रखनी चाहिए थी। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ अलग अलग है। संघ अपने देश हित के, राष्ट्र हित के, राष्ट्रवाद में लगा है। बीजेपी जरूर पॉलिटिक्स करती है, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ नहीं है। जब रात को उठ के सपना आया और कांग्रेस सरकारें बदल दी, और वो लोग जिन्होंने यहाँ संविधान की हत्या करके आपात कलर लगाया, लाखों लाखों लोगों को जेल में डाला, अशोक गहलोत जी स्वयं उस गवाह है वो रास्ता बदलने के लिए। अरे रास्ता तो उनका जनता ने बदल दिया है। आज पूरे देश में उनको एक तीसरे और चौथे अलायंस के रूप में छोटे भाई और उससे भी छोटे भाई के रूप में जाना पड़ रहा है। इसलिए एक राजस्थान के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से इस प्रकार के शब्द निकलना, और जनता बदल रही है लगातार। आज बंगाल में क्या स्थिति हुई है, तमिलनाडु में क्या स्थिति हुई है, पांडिचेरी में क्या स्थिति हुई है, केरल में क्या स्थिति हुई है, जो अभी 5 चुनाव होने वाले हैं, और आसाम की क्या स्थिति है। उनको कोई अलायंस साथ बिठाना नहीं चाह रहा है। इसलिए अशोक जी अपना आप को ठीक करे पहले। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो ठीक रहेंगे। अशोक जी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता को, जो कहते हैं कि सोनिया जी से भी सीधे संपर्क है, राहुल भी उनका कहना मानता है, अब उनको पहले तो कहना चाहिए राहुल को कम से कम कुछ ज्ञान दे यहाँ से, और फिर दूसरों को ज्ञान देने देने की कृपा करें। जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, निश्चित रूप से मानिए भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत बड़ी एज में है। लगभग प्रत्येक मंडल तक हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं, और हम आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से बंगाल में भारतीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, क्यों? पूरे विदेश के टूर, पूरे विदेशी टूर बंद हो गए। कल ही वर्चुअल एक यूनिट्स की मीटिंग हुई है, लगातार हर यूनिट में हुई है। ऐसा नहीं है, लगभग 60 से ज़्यादा देशों में भारत प्रधानमंत्री जी के और इंडिया द्वारा वैक्सीन भेजे जा रहे हैं, तो वर्चुअल हो रही है। ये तो कोविड का काल है, इसलिए नहीं जा पा रहे। और दांडी मार्च का आज करोगे तो जहाँ से बापू ने शुरू की थी वहाँ कल पूरे 2-2.5 घंटे प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, और जो दांडी मार्च को प्रदर्शित किया है, उस मार्ग को जो परिचित किया है वो हमने किया। ये 55 साल तक नहीं कर पाए, इसलिए इसके बाद लगा या पहला लगा है। हमेशा ये इस प्रकार की बातें बोलते रहे। नहीं नहीं, कोई डर नहीं रहता है। देखिए, ये तो पार्टी का अंदरूनी सिस्टम है, और इसलिए अंदरूनी सिस्टम के नाते नीचे से पार्टी फीडबैक लेती रहती है, और उसके आधार पर लगा होगा वहाँ की टीम को कि हमें चेंज करना है, तो वो चेंज किया। इसमें कोई तो रूटीन मामला, कितनी शांति से हुआ देखिए थे। और वापस टीम भी बन गई, काम भी शुरू हो गया, मुख्यमंत्री ने अपना काम शुरू कर दिया, पुराने मुख्यमंत्री ने चार्ज दे दिया। तो ये हमारे पारिवारिक अंदर एक तो पार्टी के इनर सिस्टम है हमारा, उसके अनुसार हुआ है। ये किसान आंदोलन कि पहले पहले दिन से इस आंदोलन में किसान था ही नहीं। मैं आज से 15-20 दिन पहले आया, जब भी आपको यही कह के गया था, क्योंकि वास्तव में तो ये बिचौलिए और ब्रोकर्स और कुछ बड़े लोगों द्वारा चलाया हुआ, क्योंकि वोटों की राजनीति में हम नहीं हरा सकते उनको, तो किसी तरह से एक ग्रुप को इकट्ठा किया जाए और उसके माध्यम से वो उनको हटा रहे कर रहे हैं। यह आंदोलन शुद्ध रूप से एक तरह से बिचौलियों का आंदोलन है। जो मीडियट्स बने किसान को लूट रहे थे, उनका आंदोलन है किसी कीमत पर। और जहाँ तक डेडलॉक का आपने कहा है, हमारी ओर से कतई डेडलॉक नहीं है। हम 9 बार उनसे 1-to-1 बात कर चुके, आगे भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अब उनको कहना चाहिए वो किस मुद्दे पे आया। यानी आप बताइए, 9 बार की बात में तीनों कानूनों में हमारे मंत्री जी ने साफ कहा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, किस विषय पे संशोधन, एक भी नहीं बता पाए। बस उन्होंने तो तय कर दिया वापस लो। अरे वापस किस आधार पे लिया गया ये तो बताइए। तो इसलिए आंदोलन प्रायोजित आंदोलन। और ये मैं तो ये कहूँगा कि जो खारिज कम्युनिस्ट थे उन सबको एक मौका मिल गया है, जो उनको कभी खेती हुई नहीं। आप मुझे बताइए, जहाँ मसाज लगाने की कुर्सियाँ लगाई जा, आज तक किसी किसान आंदोलन देखी है? जहाँ लंगर चले इस प्रकार के, तो यह किसान आंदोलन था ही नहीं। और है कहाँ? पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्म सबसे पहले पंजाब में शुरू की। ये जितने वहाँ बैठे उनको पूछिए कि तुम अपने घर पे खेती करते हो क्या कभी? तो ये सारा प्रायोजित था।
और इस तरह से अब उसमें कांग्रेस भी सोचता है कि कुछ हमें मिल जाए, बाकी दल भी हमें कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिलने वाला है। हिंदुस्तान का किसान आज़ादी के बाद लगभग 55 साल से ज़्यादा कांग्रेस ने एक छत्र राज किया। कभी इन नेताओं के मन में आया कि किसान की गरीबी की ओर ध्यान देना चाहिए? ये पहला देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री आया जिसने पहले सोचा कि क्यों नहीं प्रत्येक किसान के खाते में हम चाहे साल के 6,000 भी भेजें, लेकिन हम पैसा भेजें। ये व्यवस्था की तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। जो इस प्रकार की व्यवस्था सोचने वाला कभी किसान विरोधी कानून ला सकता है क्या? किसी कीमत पे नहीं। ये किसान के हित का है और मैं तो स्वयं किसान हूँ। जब से बिचौलिए खत्म हुए हैं, अपने आप भाव बढ़ने लगे हैं, बाहर के व्यापारी ऑनलाइन लेने लगे हमको माल, तो ये तो किसान के हित का है। सर, बंगाल चुनाव में असर पड़ेगा क्योंकि वाजपेयी सरकार में कोई असर नहीं पड़े, खारिज हो चुके हैं सब। कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए। 4-5 दिन आप लोग मीडिया में दिखाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे जा चुके रह चुके। शत्रुघ्न सिन्हा गए जब भी ऐसी बातें चली थी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका प्रजातंत्र में ये सारी चीजें भी खतरे में ही सरकार के। वो तो बोलना है, विरोधी इसलिए बोलना है। इसमें उसमें कोई उनके कहने से तो खतरे में हो नहीं सकती। कोर कमेटी के रूप में राजस्थान बीजेपी को आप संभाल भी रहे हैं, सारा देख भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी में नेताओं को इतनी क्या जल्दी है कि वो अभी से ही जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए आप? और नारे लगते हैं हर जो कुछ 2-5 नेता हैं उनके तो रेगुलर नारे लग रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, और वो नारे लग देखिए, ये एक अति उत्साह वाली बात है। और अगर कोई इस प्रकार के नारे लगते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि स्पष्ट रूप से जो भी सीनियर लीडर है उसको रोकना चाहिए। अभी बहुत काम करना है, अभी समय बाकी है। सबको मिलकर के पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ना चाहिए। कोर कमेटी एक तो 2 बार, जिसमें एक बार तो मेरी कोई आवश्यक मीटिंग हुई थी, नहीं आ पाया था। मैं 2 बार आया हूँ कोर कमेटी की मीटिंग में, दोनों बार बैठे हैं और उसमें ऐसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। आगे जब भी चर्चा होगी तो निश्चित रूप से जो अभी आपको काम है उनको भी जरूर कहूँगा। सीधी सीधी सियासत जो जारी है प्रदेश की, प्रदेश बीजेपी की सियासत 2 गुटों में साफ नजर आने। धार्मिक यात्रा के नाम से लोग दोनों ही धार्मिक यात्राएं भी निकाल रहे हैं। ऐसे में जो मैसेज जा रहा है पब्लिक में, जो एकजुटता का जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा। देखिए, अभी तो आप कह रहे थे कि 5 नेताओं के 6 नेताओं के नारे, तो गुट तो 5-6 हो गए हिसाब से। इसलिए तो अलग अलग गुट है, कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। पार्टी में जो सेंट्रल लीडरशिप, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड जो भी निर्णय करता है वो पार्टी तुरंत मानती है, आगे भी मानती रहेगी। कहीं दुनिया में ऐसा, देश भर में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने निर्णय किया और हमने नहीं, सब बराबर चलता है। लेकिन अगर फिर भी कहीं है तो हम लोगों का काम है कोर कमेटी में जब भी बैठते रहेंगे, जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ देखेंगे ठीक करेंगे हम लोग। सर, उपचुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर 4 सीटों पर, तो अब जो ये रमेश मीणा ने कल बयान दिया है इसको लेकर, तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस बहुत ज़्यादा यहाँ बटी हुई है और जिस प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार आपस में इनका जो है, और मुझे लगता है अशोक जी जैसा सीनियर आदमी इस प्रकार से कभी कभी बातें करते हैं तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी कुंठाएं झलक रही है और जो अपने आपस में घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। अब आज तो मैंने अभी आज ही देखा है यहाँ करके कि अगर राहुल गांधी ने मुझे समय नहीं दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, एक सिटिंग एमएलए का वर्जन है। तो ये तो इनमें अंदरूनी चलती है। अब कांग्रेस का मुझे लगता है समय पूरा हो चुका है, काफ़ी देशों से, प्रदेशों से निपट चुकी है। मुझे लगता है 1-2 प्रदेश बचे हैं, तो जाने के दिन आ गए उनके।